घर के बाहर एक आदमी बैठा है। यह घर गांव के किनारे पर है। आसपास कोई और रोशनी नहीं है, केवल चांदनी और दूर जलती एक लालटेन की टिमटिमाहट। अंदर से एक औरत के कराहने और सिसकने की आवाज आ रही है। एक 40 साल की औरत जसोदा जमीन पर लेटी है। वह पसीने से लथपथ है और उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठ रहा है, जैसे उसके अंदर कोई दूसरा शरीर मरोद रहा हो। उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह अपनी आंखों को कसकर बंद किए हुए है। हट जा, मेरा पीछा छोड़ दे। तू कौन है? अचानक घर के अंदर की हवा अत्यधिक भारी हो जाती है। मिट्टी के दीपक की लौ तेजी से फड़फड़ाती है और बुझ जाती है। जसोदा के चेहरे पर एक अजीब सा निशान उभरता है, जैसे किसी ने उसकी त्वचा के नीचे से नाखून के खींचने के निशान हों। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, मुझे छोड़ दो। वह हाथ पांव मारती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को मरोद रही है, उसे जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। नंदू बाहर बेबस बैठा है। उसके कान में अपनी पत्नी की पीड़ा भर रही है। वह अपने दोनों कानों को जोर से बंद कर लेता है। अपनी जगह से हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। उसकी आंखें डरी हुई हैं। गांव के कुछ लोग घर के बाहर जमा हो जाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी चिंता में और असहाय खड़ा है। गांव वालों के चेहरे पर डर की एक गहरी परत जमी है, जो उन्हें फुसफुसाने पर मजबूर कर रही है। फिर वही हुआ। ये इस महीने की तीसरी घटना है, हर बार अमावस्या के आसपास। वो चली गई मुखिया जी। रात भर तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को कोई रस्सी से खींच रहा हो। मुझे नहीं पता क्या हो गया था उसे। उसका शरीर सुबह तक बिल्कुल काला पड़ गया था। मुखिया उदास जमीन पर देखते हैं। उनकी नजरें अचानक नंदू पर टिक जाती हैं, जो पूरी रात बाहर बैठा था। नंदू, तुम बाहर थे, क्या तुमने कुछ देखा? कोई आदमी, कोई परछाई? मैं कल रात बाहर ही बैठा था। मैं पहरा भी दे रहा था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं आया। फिर पता नहीं ये कैसे हो गया, जैसे वो चीज दीवारों के अंदर से आई हो। एक धूल भरी मोटरसाइकिल तेजी से हाईवे पर आ रही है। मोटरसाइकिल पर प्रसाद, शांत और पेशेवर दिखने वाला आदमी बैठा है। उसने साफ सुथरी शर्ट पहनी है, जो गांव की धूल से थोड़ी मैली हो गई है। वह मोबाइल पर किसी से बात कर रहा है। हाँ सर, जानता हूं। रामपुर गांव, सही कहा। वही जो जंगल के पास है। मुझे पंडित सुखराम से मिलना है। उनका घर गांव की किस तरफ है अंदाजा है। वह चारों तरफ देखता है। उसके पास एक छोटा सा चमद्धे का बैग है, जो जमीन के कागजातों के लिए है। नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस कागजी कार्रवाई के लिए आया हूं। आपको पता है, जमीन का ट्रांसफर एक पुश्तैनी प्लॉट है, जिसे शहर के बिल्डर ने खरीदा है, पंडित सुखराम से, मेसर्स एसोसिएट्स के नाम पर। ठीक है सर, मैं शाम तक फोन करूंगा। धन्यवाद। वह फोन रखता है और हेलमेट को ठीक करता हुआ अपनी मोटरसाइकिल को गांव की तरफ ले जाता है। वह गांव में व्याप्त तनाव और दुख से पूरी तरह अनजान है। वह एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, जिसका उद्देश्य सिर्फ अपना काम खत्म करना है। ये कागज तैयार है। अब बस गांव जाकर पंडित सुखराम के हस्ताक्षर चाहिए, जो जमीन के असल मालिक हैं। मैं एक दिन में काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। गांव में असामान्य शांति है। लोग हैं, लेकिन वे झुंड में खटीरा हैं और फुसफुसा रहे हैं। उनके चेहरे पर डर और उदासी की छाया है। बच्चे भी खामोश हैं। यह शांति किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है। वह एक बुजुर्ग आदमी हीरा काका के पास रुकता है, जो अपनी घर के बाहर खाली बैठे हैं।
नमस्ते काका। मुझे पंडित सुखराम जी का घर कहाँ मिलेगा? मैं शहर से आया हूँ, कुछ काम था। हीरा काका प्रसाद को डर से भरी आंखों से देखते हैं। वह कुछ देर चुप रहते हैं। उनकी आंखें प्रसाद के साफ सुथरे कपड़ों और मोटरसाइकिल को घूर रही हैं। तुम लोग क्यों आते हो इस गांव में? हर बार जब कोई बाहर का आता है तो कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। काका, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं सिर्फ कागजात के काम से आया हूं। सामने की गली में तीसरी चौपद्दी, उसकी छत पर एक पुराना पीपल का पेड़ ऐस झुका हुआ है। जल्दी करो और यहां से निकल जाओ, अंधेरा होने से पहले। प्रसाद को हीरा काका का व्यवहार अजीब लगता है। यह डर सिर्फ अतिथि देवो भव की कमी नहीं है, यह कुछ और है। धन्यवाद काका। प्रसाद मोटरसाइकिल पर बैठकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वह दूर जाता है, हीरा काका अपनी जेब से एक छोटी पोटली निकालते हैं और उसे अपने माथे से छूते हैं, जैसे किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। प्रसाद पंडित सुखराम के घर के बाहर मोटरसाइकिल पार्क करता है। घर पुराना है लेकिन साफ सुथरा है, जो पंडित जी के व्यवस्थित स्वभाव को दर्शाता है। प्रसाद दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसकी नजर पास की टूटी हुई मिट्टी की दीवार पर डड़ती है। जमीन पर दीवार के किनारे सूखे रक्त के कुछ धब्बे और जले हुए बालों का एक गुच्छा पड़ा है। क्या गंध फैला रखी है यहाँ? गांव के लोग भी अजीब होते हैं। वह उन्हें नजरअंदाज करके पंडित सुखराम के घर का दरवाजा खटा है। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं। वह दरवाजा खोलते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता था तुम आओगे। जमीन के कागजात लेकर अंदर आ जाओ। अंदर जाकर प्रसाद सारा काम खत्म करके बाहर निकलता है। बाबा का वो धन्यवाद करता है। प्रसाद कागज का काम खत्म करके गांव से निकल रहा होता है, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल अचानक पंचर हो जाती है। वह एक छोटी सी परचून की दुकान पर रुकता है, जहां दुकानदार अशोक उदास और डरा हुआ बैठा है। मोटरसाइकिल का काम कहाँ होगा भाई? क्या गांव में कोई मैकेनिक है? गांव से बाहर निकल जाओ साहब, जल्दी शाम होने वाली है। यहाँ रात को कोई नहीं रुकता। क्यों? क्या हुआ? चोरी का डर है क्या? शहर से आया हूं इसलिए? चोरी नहीं साहब, यहाँ रात को कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। मेरी बहन पिछले हफ्ते। अशोक बोलते बोलते रुक जाता है। वह कांपने लगता है। उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। आपकी बहन? क्या हुआ? क्या किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया? वो परसों रात गायब हो गई थी, ऐसे ही जैसे हवा में घुल गई हो। कल हमें उसका दुपट्टा श्मशान के पास मिला था, बिल्कुल फटा हुआ। उस पर काला निशान था। प्रसाद को लगता है कि यह सिर्फ गांव का तनाव और अंधविश्वास है, लेकिन अशोक की आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं। उसके मन में अजीब बेचैनी हुई। जसोदा का मामला, और फिर मेरी बहन, और एक हफ्ते पहले किसान मंगल सिन्हा, ये सब एक ही चीज है साहब। वो चीज शिकार कर रही है। पुलिस को बताया? पुलिस? वो क्या करेंगे? यह गांव का काला जादू है। उसका निशान जमीन पर, घरों पर है। आज रात फिर कोई शिकार होगा। पुलिस कुछ नहीं कर सकती। बस यहां से निकल जाओ। रात यहां बिताई तो जिंदा नहीं बचोगे। प्रसाद को रात वहीं गुजारनी पड़ती है, क्योंकि मोटरसाइकिल का काम नहीं हो सकता। वह अनिच्छा से पंडित सुखराम के पास रुकने का फैसला करता है, जो गांव के मुखिया भी हैं। प्रसाद और पंडित सुखराम रात का खाना खा रहे हैं। हवा में एक असहनीय तनाव है। पंडित सुखराम बार बार दरवाजे की तरफ देखते हैं। पंडित जी, गांव में सब इतना डरे हुए क्यों हैं? लोग कह रहे हैं काला जादू। मैंने जमीन पर अजीब निशान देखे थे, आपके घर के बाहर भी।
पंडित सुखराम चुप हो जाते हैं। ये सही है बेटा, ये काला जादू है, ये कोई कहानी नहीं है। और मुझे डर है कि अब कौन शिकार होगा। लेकिन क्यों? ये सब कौन कर रहा है? कौन इस गांव को खत्म करना चाहता है? पंडित सुखराम एक गहरी सांस लेते हैं। यह सांस दर्द और ग्लानि से भरी है। मेरा छोटा भाई श्यामलाल, यह जमीन जिस पर तुम मेरे हस्ताक्षर लेने आए हो, यह हमारे परिवार की पुश्तैनी जमीन है। श्यामलाल इसे नहीं बेचना चाहता था। वह मानता है कि इस जमीन के नीचे अति प्राचीन शैतानी शक्तियां हैं जिनका वो गलत उपयोग कर सकता है। वह हमेशा तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था, लेकिन मैं उसे घर से निकाल दिया था जब उसने हद पार कर दी थी। अब वह वापस आया है। वह गांव के सीधे सादे लोगों को मार रहा है ताकि मुझ पर दबाव पड़े। वह जानता है कि मेरे रहते वह जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। वह इन हत्याओं से मेरे मन को तोड़ना चाहता है। असली मकसद यह है कि मैं टूट जाऊं और अपने आप यह गांव छोड़कर चला जाऊं। वह मेरी अंतरात्मा को मारना चाहता है। और जसोदा, अशोक की बहन, वो सब भेंट है, शैतान को चढ़ाई गई भेंट। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इस घर से अपना हक छोड़ नहीं देता, जब तक मैं खुद उसे जमीन नहीं दे देता। प्रसाद को अब हीरा काका का डर, अशोक की बेचैनी और जमीन पर बिखरे जले हुए बाल और मिर्ची का मतलब समझ में आता है। वह कागजी कार्रवाई के लिए नहीं आया, वह मौत के खेल के बीच आ गया है। आज रात मुझे डर है कि वह सीधे मुझ पर हमला करेगा। वह जानता है कि तुम कागजात लेकर आए हो। अचानक जोरदार हवा का एक झोंका घर के अंदर आता है। वो आ गया। उसने अपना अनुष्ठान शुरू कर दिया। बाहर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आती है, मंत्रों के उच्चारण की। आवाज हवा में कंपन पैदा कर रही है, दीवारों को हिला रही है। गांव के बाहर दूर श्यामलाल जमीन पर एक बद्दा घेरा बनाकर बैठा है। वह पागलपन में मंत्र पढ़ रहा है। उसकी आंखें लाल हैं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है। पंडित सुखराम जमीन पर गिर जाते हैं। उनके शरीर पर वही काला निशान उभरने लगता है जो जसोदा के मुंह पर था, लेकिन यह निशान तेज, गहरा और तेजी से फैलने वाला है। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? यह मेरी आत्मा को जमीन से खींच रहा है। भाग जाओ प्रसाद, तुम यहां से बाहर निकलो। वो कागजात उसे मत देना। पंडित सुखराम का शरीर स्थिर हो जाता है। उनकी आंखें खुली रह जाती हैं, जिनमें भयानक डर जमा है। प्रसाद कांपते हुए जल्दबाजी में जमीन के कागजात अपनी जेब में डालता है। वह भागने का फैसला करता है क्योंकि यहां रुकना आत्महत्या है। प्रसाद अपनी पंचर मोटरसाइकिल को छोड़ देकर अंधेरे में दौड़ता है। वह गांव के गलियारों से गुजरता है जहां अब सन्नाटा नहीं बल्कि भगदड़ और चीखों की आवाजें आ रही हैं। प्रसाद रुकता नहीं है, वह भागा जा रहा है। उसके दिमाग में पंडित सुखराम का स्थिर चेहरा और पिघलती हुई झोपड़ी का दृश्य घूम रहा है। यह सिर्फ मौत नहीं, यह शैतानी विनाश था। वह गांव की सीमा पार करता है। वह सरडेक पर पहुंचता है जहां गांव का माहौल खत्म हो जाता है और सामान्य जंगल शुरू हो जाता है। ये सब सच था। मैं सिर्फ जमीन का काम करने आया था। मैंने सिर्फ एक कागजी कार्रवाई के लिए एक गांव में प्रवेश किया था, लेकिन मैंने अनजाने में श्यामलाल के अनुष्ठान का हिस्सा बन गया। मैंने उस जादू की चीजों को छुआ था। मैं अब उसका अगला लक्ष्य हूं। अब मैं क्या करूं? प्रसाद के मुंह पर वही काला निशान उभरना शुरू होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा जसोदा और पंडित सुखराम के मुंह पर था। निशान तेजी से गहरा हो रहा है। प्रसाद दर्द में चीखता है।
वह जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ से जमीन के कागजात फिसल जाते हैं। प्रसाद की चीख जंगल के सन्नाटे में खो जाती है।